नमस्कार दोस्तों। जी के वाई अंकित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा पॉलिटी का 5वां लेक्चर। इससे पहले हमारे पॉलिटी के 4 लेक्चर हो चुके हैं। अभी तक जो हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास ही चल रहा था, जिसके आधार पर हम ये समझ पा रहे थे कि जो हमारा आखिरकार जो संविधान बना वो किस किस तरीके से बना। एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया थी। तो भारत के संवैधानिक इतिहास को समझना इसलिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसी से ही हमारा लगभग जो संविधान है, ये संवैधानिक विकास यानी कि पहले जो घटनाएं हुई हैं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो जो कानून लाए गए थे, बाद में 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, इन अधिनियमों से ही बहुत से रूल आपके, बहुत से कानून आपके लिए गए थे आपके वर्तमान संविधान में। इसीलिए भारत के संवैधानिक इतिहास को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम भारत सरकार के अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में पढ़ेंगे, और इन दोनों टॉपिक से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेंगे उनको भी हम देखेंगे। और आपकी भारत के संविधान की शायद संवैधानिक इतिहास की आज ये क्लास एंड है। इसके बाद आपका आप पॉलिटी के बारे में हम स्टार्ट करेंगे, धीमे धीमे डिटेल्स में पढ़ते चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 की। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं इसके उद्देश्य के बारे में कि इसका उद्देश्य क्या था। तो भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, एक ऐसा शासन प्रदान करना जिससे कि भारत में आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। बात की जाए इस समय ब्रिटेन के राजा कौन थे, तो इस समय ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज फिफ्थ। ठीक है, और वॉयसरॉय कौन थे भारत के, तो वेलिंगटन थे भारत के वॉयसरॉय। आपको पता होगा 1858 से आपका भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके आपका भारत के वॉयसरॉय का पद शुरू हो गया था, जो कि ब्रिटेन की महारानी का ब्रिटेन का जो ब्रिटेन ताज है उसका प्रतिनिधित्व करता है सीधे सीधे। बात की जाए कारण की कि आपका 1935 अधिनियम क्यों लाया गया, उसके प्रमुख कारण समझते हैं। पहला कारण है आपका असहयोग आंदोलन, 1920 से 22 के बीच में ये चला था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है, और यही मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारणों में से एक है भारत सरकार 1935 अधिनियम लाने में। ठीक है, दूसरा है आपका साइमन कमीशन 1927 ईस्वी। मैंने आपको बताया था कि जो 1919 का जो अधिनियम आया था उसकी जांच करने के लिए एक कमीशन बनाई गई थी, साइमन कमीशन 1927 में। इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। ठीक है, इस कमीशन में कोई भी भारतीय मौजूद नहीं था। अब बात कर लीजिए, आप किसी भारत के कोई कानून बनाया गया है, उस कानून की जांच करने के लिए कोई कमीशन बना रहे हैं, उसमें कोई भी भारतीय ना हो तो वो किस तरीके से भारत के हित की बात करेगा। इसीलिए इस कमीशन का विरोध हुआ था बहुत ज़्यादा, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है आपका। तीसरा है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा है आपका 3 गोलमेज सम्मेलन, जो आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1935 के अधिनियम बनने में। चलिए आगे हम बात करेंगे। ये भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि अधिकतम चीज़ें हमारे संविधान में इसी अधिनियम से ली गई हैं। जो आपका वर्तमान का संविधान है, इसमें जो ज़्यादातर चीज़ें हैं आपकी, वो 1935 के अधिनियम से ही ली गई हैं। उदाहरण की जाए तो आपका प्रस्तावना भी, मौलिक अधिकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख उदाहरण हैं जो कि आपके 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। इसके अलावा बात कर लें आपके, तो 14 भाग, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ, ठीक है, आपकी कहाँ से ली गई हैं, तो ये आपकी 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। ठीक है, ये आपकी 10 अनुसूचियाँ और 321 अनुच्छेद और 14 भाग आपके ये लिए गए हैं आपके 1935 के अधिनियम से। ये सभी भाग व अनुच्छेद और अनुसूचियाँ इसी अधिनियम से ली गई थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। आगे चलते हैं, इस अधिनियम में आपके प्रावधान क्या क्या किए गए, किस तरीके के निर्णय लिए गए, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आपका प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, जो कि 1919 अधिनियम के तहत आपके लगाया गया था, और केंद्र में द्वैध शासन को लागू करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। इसके अलावा प्रांत जो राज्य थे वहां से द्वैध शासन आपका समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तीसरा प्रावधान बनता है आपको, प्रांतों हेतु उत्तरदायी शासन बनाने हेतु और शासन की समस्त विषय को 3 सूचियों में बांटा गया। ठीक है, जो अच्छी तरह से शासन चले उसके लिए आपके विषयों को, जैसे आपके विषय होते हैं, जैसे आपका रक्षा का विषय है, आपका वन है, आपका एजुकेशन है, आपका स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ है, इस तरीके के जो विषय होते हैं उन पर उनको बांटा गया। किस तरीके से बांटा गया कि कुछ विषय आपकी संघीय सूची में रखे गए, कुछ प्रांतीय सूची में रखे गए, कुछ समवर्ती सूची में रखे गए। ठीक है, तो आपके 3 सूचियों में बांटा गया। कौन से, तो संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, जो आप वर्तमान संविधान में पढ़ते हैं वो यहीं से ली गई थी।
ठीक है। संघीय सूची के विषय संघ देखता है, प्रांतीय सूची के विषय प्रांत देखते हैं, समवर्ती सूची वे विषय आ जाते हैं जो कि दोनों देख सकते हैं। और इसमें एक और बात बताई गई थी, जैसे कि जब कोई भी ऐसा विषय जो इन सूचियों में ना आता हो, उनके अलावा उन पर निर्णय लेने का जो अधिकार था वो आपके भारतीय वायसरॉय को था। ये 1935 के अधिनियम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बात करेंगे हम, अगला जो प्रावधान है संघीय न्यायालय, ठीक है, यानी कि आपका संघीय न्यायालय एक तरह से मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आपकी हुई, कहाँ पर हुई, तो 1937 में दिल्ली में की गई। इसके अलावा अगर फिर भी कोई भी अगर जैसे मान लीजिए कोई ऐसा आपका केस आता है या कोई ऐसे दलील टाइप की आती है जिसमें कि थोड़ा कोई मान लीजिए दिल्ली में, मान लीजिए दिल्ली आपके संघीय न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, फिर भी कोई लोग अगर उसमें चाहते हैं कि हम इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए आपका प्रिवी काउंसिल अपील, ठीक है, प्रिवी काउंसिल है ये आपकी लंदन में बनाई गई थी प्रिवी काउंसिल, वो आपकी अंतिम अदालत बनी रहेगी, ठीक है, यानी कि वो आपका अंतिम निर्णय सुना सकती है। इस तरीके की थोड़ी आपकी बाउंडेशन रखी गई, ठीक है, कुछ कुछ आपकी संघीय न्यायालय पर। दूसरा है आपका दूसरा प्रावधान द्विसदनीय विधानमंडल। द्विसदनीय विधानमंडल से मतलब है आपका, जैसे अभी वर्तमान में देख सकते हो उत्तर प्रदेश में आपके दो सदन है, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। तो इसी तरीके से द्विसदनीय विधानमंडल की आपकी शुरुआत हुई, ठीक है। कहाँ कहाँ पर हुई, तो आपके उस समय 11 प्रांत थे, उनमें से आपके 6 प्रांतों में ये शुरुआत की गई। तो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और असम में आपका द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की गई, ठीक है, जिसमें कि विधानसभा और एक विधान परिषद शामिल थी। आगे बात करेंगे हम, प्रांतों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है, ठीक है। प्रांतों के लिए जैसे आपका केंद्र में आपका केंद्रीय लोक सेवा आयोग होता है, उसी तरीके से प्रांतों में आपका प्रांतीय लोक सेवा आयोग होता है, ठीक है। इसका गठन किया गया, कब किया गया, 1936 में किया गया। प्रांतों में सर्वप्रथम मद्रास में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। बात की जाए प्रांतों में, तो जो सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी वो आपके मद्रास प्रांत में हुई थी। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बढ़ेंगे, और कुछ प्रावधान है जो कि 1935 अधिनियम के तहत किए गए थे। इसमें अगला है केंद्रीय बैंक की स्थापना, यानी कि आपकी आरबीआई के गठन का प्रावधान किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। आरबीआई के गठन का प्रावधान किया गया। दूसरा है आपका हरिजनों को पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया, ठीक है। जो आपका निचले वर्ग के लोग थे उनको पृथक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। ये बहुत ही बड़ा निर्णय था उस समय। इसके अलावा उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया 1936 में। ये पहले आपका जो बिहार में उड़ीसा भी शामिल था, तो इसको आपका बिहार से अलग कर दिया गया। कब किया गया, 1936 ईस्वी में। इसके अलावा अगला प्रावधान था म्यांमार को भारत से अलग किया गया 1937 में। आपका जो पहले वर्मा कहलाता था, उसका जो वर्तमान नाम म्यांमार है, इसको आपका भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। आपका अगला प्रावधान है आपात के प्रावधान। आप समझते होंगे अपने यहाँ 3 तरह के आपातकाल हैं, ठीक है, इमरजेंसी लगाई जाती है, जो आपका 352 से 360 के बीच है, यानी कि 352, 356 और 360 महत्वपूर्ण तीन जो प्रावधान हैं आपातकाल के, उनकी जो शुरुआत हुई थी आपकी 1935 के अधिनियम के तहत ही की गई थी, ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रावधान बनते हैं 1935 के अधिनियम के तहत, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम चलेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की ओर, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात की जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। ये आखिरी अधिनियम था, स्वतंत्रता इसके बाद हमें मिल गई थी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका कि जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कई बार कई एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि 30 जून 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी, ठीक है। उन्होंने एक फैसला सुनाया कि हम जल्द से जल्द जो सत्ता है वो भारतीय हाथों में सौंप देंगे, ठीक है। 3 जून 1947 को वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। जो विभाजन का एक प्रारूप तैयार हुआ उसको स्वीकार कर लिया गया, किस किस के द्वारा, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपको पता है पाकिस्तान की मांग कर रही थी लगातार, तो उसकी वो मांग स्वीकार कर ली गई। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसको लागू कर दिया गया, ठीक है। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया
और 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। जो डेट दी थी क्लीमेंट इटली ने, उससे पहले ही 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, किसको? भारत को और पाकिस्तान को। इसके अलावा इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या क्या है? ब्रिटिश भारत का 2 राज्यों में विभाजन हुआ। किन किन में? तो भारत और आपका पाकिस्तान में विभाजन हुआ। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण करने के लिए सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग की स्थापना की गई। आप जानते होंगे भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको किस नाम से जानते हैं? तो रैडक्लिफ सीमा के नाम से जानते हैं, क्योंकि रैडक्लिफ सर सिरिल रैडक्लिफ थे, इनकी अध्यक्षता में सीमा आयोग बनाया गया जिन्होंने सीमाओं का बंटवारा किया था। ठीक है, इसके अलावा देशी रियासतों पर ब्रिटिश आधिपत्य की समाप्ति। ठीक है, जो देशी रियासतें थी जिन पर ब्रिटिश आधिपत्य था उनकी भी समाप्ति हो गई, जिससे उन्हें यह चुनने की अनुमति मिल गई कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पहले अपने यहाँ पर बहुत सारी रियासतें थी, देशी रियासतें थी, जिनको इकट्ठा करने का श्रेय आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, इसीलिए उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि आप जानते होंगे भारत में एकता दिवस भी मनाया जाता है। एकता से क्या मतलब है? यानी कि जितनी भी रियासतें थी जो एक साथ इकट्ठा होने का नाम नहीं ले रही थी। मान लीजिए कोई राजा है, वो चाहेगा कि मेरा अलग राज्य रहे, तो भाई मैं अपनी शान शौकत से रहूँगा, भारत में मिल जाऊँगा, तो लोकतंत्र में आना पड़ेगा, चुनाव होंगे तो राजाशाही छिन जाएगी। तो बड़ी मुश्किलें हुई, लेकिन भारतीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इसे उन्होंने अच्छी तरह किया और भारत को छोटी छोटी रियासतों में टूटने से बचाया। तो उनका बहुत ही बड़ा योगदान है भारत को एक करने में। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले कुछ विशेषता है इस 1947 के अधिनियम की। ब्रिटिश सम्राट से भारत के सम्राट की उपाधि हटा दी गई। सीधी सी बात है, जब ब्रिटिश का आधिपत्य यहाँ से समाप्त हो जाएगा तो जो उपाधियाँ हैं वो भी समाप्त कर दी जाएंगी आपकी। इसके अलावा ब्रिटिश संसद द्वारा नए अधिराज्य के क्षेत्रों में किसी भी कानून के अधिनियमन पर प्रतिबंध। ठीक है, यानी कि नए आपके कानून नहीं बनेंगे। ठीक है, सीधी सी बात ही है। अगला जो आपका विशेषता है वो है नए संविधान बनने तक गवर्नर जनरल की संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्ति की गई। अब मान लीजिए जैसे 1947 के बाद आपका संविधान बनेगा तो उस समय तक जो आपका संवैधानिक प्रमुख होगा, थोड़ा चलाएगा, तो गवर्नर जनरल की आपकी नियुक्ति की गई थी और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और एक और बात बता देता हूँ आपको, उस समय तक जो आपका कानून और जो जितने भी रूल्स वगैरह थे वो 1935 के अधिनियम के तहत ही, जब तक आपका नया संविधान नहीं बन जाता है तब तक उन्हीं को लागू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। आगे चलते हैं 1935 और 1947 के अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? पहला ही प्रश्न बन गया। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तुरंत ही बताया 1935 के अधिनियम के तहत आपका भारत का शासन चलाया गया था। ठीक है, क्योंकि 2 साल के लगभग लगे थे हमारे संविधान को पूरी तरह बनने में, तो किसी न किसी से तो आपका शासन चलाया जाएगा। तो 1935 के अधिनियम के जो रूल्स थे उनके द्वारा हमारा भारतीय संविधान चलाया गया था उस समय तक। अगला प्रश्न बनता है भारत में आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो मैंने आपको बताया आरबीआई की स्थापना आपकी 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका ये। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में है? तो ये भी आपका 1935 के अधिनियम के तहत है आपका अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? केंद्र में आपकी द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये आपकी 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, और राज्यों में जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है राज्यों में द्वैध शासन कब स्थापित किया गया था? तो आपका जो राज्यों में द्वैध शासन था वो आपका 1919 में स्थापित किया गया था और 1935 में, कब? 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो यही दिया गया है राज्यों में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया था? तो सन 1935 अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न बनता है भारतीयों को वर्ष 1947 में पूरी तरह से पूर्ण सत्ता की योजना क्या कहलाती है? यानी कि 1947 का जो अधिनियम था उसको एक अन्य नाम से और जाना जाता है, वो है आपका माउंटबेटन योजना। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, क्योंकि माउंटबेटन को आपकी जिम्मेदारी दी गई थी उस समय। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे आपके
कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न बनता है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे आपके क्लीमेंट एटली, ठीक है। क्लीमेंट एटली आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, भारत से म्यांमार को कब अलग किया गया? तो भारत से जो म्यांमार को अलग किया गया वो 1937 के अधिनियम के तहत किया गया। तो यहाँ पर आपके 1935 अधिनियम 1947 अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये क्लास थ्योरी और जो क्वेश्चन की है वो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, GK बाय अंकित एटा, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। ज्योग्राफी की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपके 19 प्रश्न हैं, सॉरी 19 लेक्चर हैं आपके, उनको आप देख लीजिएगा। और जल्द ही इन सभी जो आपकी ज्योग्राफी की 19 क्लास हैं उनसे संबंधित आपकी लगभग 500 प्रश्नों की एक इम्पॉर्टेंट क्लास आने वाली है, जिनमें जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं और वो आपके 500 प्रश्न में आपकी पूरी ज्योग्राफी का रिवीजन कराया जाएगा। जितने भी आपके 19 लेक्चर हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।